प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की और ये बैठक केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साझा मंच प्रदान करती है। यहाँ पर विकसित भारत की दृष्टि को आगे बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया और यह सहमति बनाने का प्रयास हुआ कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में राज्य की भूमिका बुनियादी आधार स्तंभ के रूप में कैसे सुनिश्चित की जाए। बैठक में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों ने विकसित भारत को परिकल्पना पर केंद्र विचार प्रस्तुत किया और अपने अपने राज्यों की भागीदारी और योगदान की दिशा में अपनी योजना साझा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए और हमें ऐसा कानून और नीति बनाएंगे जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल में दस्तक दे चुका है। केरल में मानसून के आने की सामान्य तिथि 1 जून है, लेकिन इस बार केरल में मानसून सामान्य तिथि से पहले आ रहा है। साल 2019 के बाद से ये मानसून भारतीय भूमि पर सबसे जल्दी दस्तक देने वाला है और मानसून बन गया है। उल्लेखनीय है कि साल 2009 में मानसून 23 मई को आया था और दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य स्थिति से 8 दिन पहले केरल में प्रवेश कर चुका है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल पहुंचता है और 8 जून तक पूरे प्रदेश में और पूरे देश में छा जाता है। यह 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत से लौटना शुरू हो जाता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। पिछले साल मानसून केरल में 30 मई को पहुंचा था और साल 2023 में ये 8 जून को और 2022 में 19 जून को और 2021 में 3 जून को पहुंचा था। इसके बाद बता दें आपको कि मौसम विभाग ने अप्रैल में 2025 के मानसून को सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान जताया है। इसमें नीनो के स्थित संभावना खारिज कर दी गई है, जो भारतीय उपमहाद्वीपों में सामान्य से कम बारिश से जुड़ी हुई है। बिहार में राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा 2 दिवसीय रहने वाला है। दिल्ली के लिए उन्होंने पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव भी दिल्ली यात्रा पर पहुंचे हैं। बता दें कि एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री को दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बता दें कि माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजनाओं पर मुख्यमंत्री से फीडबैक लिया जाएगा। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बैठक में एनडीए की चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है। खबरों की माने तो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जा सकता है। एनडीए गठबंधन को मजबूत करने पर भी बैठक का फोकस रहेगा। बिहार की सियासत गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाले मुलाकात पर टिकी हुई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक बार फिर से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और ईडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निशाना बना रही है। अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जानबूझकर ईडी का केस दर्ज किया गया है, जिसका कोई भी मतलब नहीं है, जिससे कि नेशनल हेराल्ड अखबार को कांग्रेस ने 90 साल पहले शुरू किया था, उसे फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी को इससे परेशानी है क्योंकि ये अखबार धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभावना का बात करता है। राहुल गांधी पर तो जानबूझ करके सोनिया जी पर, राहुल गांधी पर, चाहे वो ईडी का मुकदमा हो, जिनमें कोई दम नहीं है। 1938 के अंदर 90 साल पहले अखबार हमने शुरू किया, शुरू किया कि एक बार चलते हैं कि एक बार बंद करने पड़ते हैं, वापस शुरू रहते हैं। वो प्रयास कांग्रेस ने किया कि नेशनल हेराल्ड को वापस हम शुरू करें। तकलीफ एक्चुअल में वो हो रही इनको कि ये अखबार वापस शुरू होगा तो अपना विचार प्रकट करेगा जो कांग्रेस का है। जो उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की आहट सुनाई देने लगी है। राज्य में कोविड-19 के 2 नए मामले अब सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। खास तौर पर 4 धाम यात्रा को लेकर चिंता बढ़ गई है क्योंकि हर साल लाखों श्रद्धालु
देश भर से उत्तराखंड पहुंचते हैं और ऐसे में संक्रमण फैलने की चिंता बढ़ जाती है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में देहरादून और नैनीताल जिलों में 2 मरीजों को कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है और इन दोनों मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। राज्य के अस्पतालों में पहले से ही कोविड प्रोटोकॉल को दोबारा लागू करने की संभावना बंद गई थी। राज्य सरकार ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने स्तर पर कोविड जांच और चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा करें। इसके साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग पर मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों को भी सक्रिय किया गया है। आने वाले दिनों में यदि संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की जाएगी और इन मामलों के सामने आने के बाद से फिलहाल यात्रा प्रभावित नहीं हुई है और न ही यात्रा प्रभावित होने की कोई उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी तौर से एहतियात बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड के पुराने नियमों का पालन करें, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ धोना और सार्वजनिक दूरी बनाए रखना। इसके साथ ही जो लोग चारधाम यात्रा की योजना बना रहे हैं उन्हें अपनी स्वास्थ्य जांच पहले से करवा लेनी चाहिए और भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा 2025 से पहले कोरोना के ये नए मामले राज्य प्रशासन के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है और अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और स्वास्थ्य विभाग मिलकर किस तरह से इस चुनौती का सामना करते हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र से ठाकरे और पावर ब्रांड को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मानस प्रमुख ने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की आलोचना की है। हालांकि उन्होंने दावा करते हुए ये भी कहा है कि इस ब्रांड को खत्म नहीं किया जा सकता। मुंबई तक के एक कार्यक्रम में जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से पूछा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा होती है तो 2 उपनाम दिमाग में आते हैं, ठाकरे और पवार। मौजूदा वक्त में क्या इन दोनों के सरनेम को ब्रांड को खत्म करने की कोशिश हो रही है? इस पर राज ठाकरे ने कहा है इसमें कोई विवाद नहीं है। ठाकरे पवार ब्रांड को खत्म करने की कोशिश हो रही है जरूर, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति के मद्देनजर हिंदी भाषा को अनिवार्य किए जाने पर राज ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो महाराष्ट्र में ये नहीं होने देंगे। बाद में विरोध बढ़ने के बाद से सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने पर रोक लगा दी थी।